हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हमारे शिक्षा ज्ञान। आपका स्वागत है क्लास 12 फिजिक्स के एक और वीडियो लेक्चर में। आज इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं चैप्टर नंबर 3 का वन शॉट वीडियो, जिसके अंतर्गत आज हम चैप्टर नंबर 3 जो विद्युत धारा है उसके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। और मैं गारंटी से कहता हूँ कि यदि आप इन सभी क्वेश्चन को तैयार कर लेते हैं तो आप चैप्टर 3 का कोई भी क्वेश्चन अपने बोर्ड एग्जाम में नहीं छोड़ कर आने वाले हैं। तो चलिए बिना देर के आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा जो आज का पहला टाइप है वो है बहुविकल्पीय प्रश्न। तो सबसे पहले हम सोल्व करेंगे बहुविकल्पीय प्रश्नों को। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, वैद्युत धारा घनत्व I तथा अपवाह वेग v सापेक्ष d में संबंध है। तो जो वैद्युत धारा घनत्व होता है और जो अपवाह वेग होता है या अनुगमन वेग होता है v सापेक्ष d, उसमें क्या संबंध होता है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1, I बराबर NE v सापेक्ष d। तो ये संबंध होता है इसमें। अब देखते हैं दूसरे को। क्वेश्चन नंबर 2, एक बेलनाकार चालक की प्रतिरोधकता एवं विशिष्ट चालकता का गुणनफल निर्भर करता है। ऑप्शन है तापक्रम पर, पदार्थ पर, अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल पर। ऑप्शन चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो जो एक बेलनाकार चालक की प्रतिरोधकता का तापक्रम होता है ये इनमें से किसी पर भी निर्भर नहीं करता है, यानी इनमें से कोई नहीं। ये वाला विकल्प यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर होगा। चलिए अब बढ़ते हैं तीसरे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन है, यदि इलेक्ट्रॉन का अपवाह वेग v सापेक्ष d तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E हो तो निम्नलिखित में से कौन सा संबंध ओम के नियम का पालन करता है? ऑप्शन है v सापेक्ष d अनुक्रमानुपाती होगा नियतांक के। दूसरा है ऑप्शन v सापेक्ष d अनुक्रमानुपाती होगा E के। तीसरा ऑप्शन है v सापेक्ष d अनुक्रमानुपाती होगा अंडर रूट ई के। चौथा ऑप्शन है बी सापेक्ष डी अनुक्रमानुपाती होगा ई के वर्ग के। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, यानी बी सापेक्ष डी अनुक्रमानुपाती होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के। तो तीसरा विकल्प भी देख लिया। आप देखते हैं चौथे विकल्प को। 50 ओम प्रतिरोध के धात्विक तार को खींचकर उसकी लंबाई दोगुनी कर देते हैं, उसका नया प्रतिरोध होगा। तो आप ध्यान रखेंगे कि जब हम तार की लंबाई को दुगना करते हैं, जब तार की लंबाई को पहली लंबाई की दुगनी कर देते हैं तो प्रतिरोध अपने आप का जो पहले होता है उसका 4 गुना बढ़ जाता है। लंबाई दोगुनी करने पर प्रतिरोध 4 गुना हो जाता है। तो यहाँ पर प्रतिरोध कितना है? 50 ओम है, तो इसका 4 गुना प्रतिरोध हो जाएगा। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा 200 ओम। तो इस प्रकार चौथे विकल्प को भी हमने सोल्व कर लिया। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पाँचवें विकल्प की ओर। पाँचवा विकल्प है, 100 वाट 220 वोल्ट का बल्ब 110 वोल्ट की सप्लाई से जुड़ा है, बल्ब में व्यय होने वाली शक्ति होगी। तो चलिए इसकी शक्ति को हम देखते हैं। पहले देखते हैं इसके ऑप्शन को। तो चलिए जो ऑप्शन है, पहला है 100 वाट, दूसरा है 50 वाट, तीसरा है 25 वाट, चौथा ऑप्शन है 2 वाट। तो हमारा जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर 3, 25 वाट। जब आप इस न्यूमेरिकल को सोल्व करेंगे तो आपको इसका आंसर प्राप्त होगा 25 वाट। तो यदि आपसे न्यूमेरिकल नहीं आते हैं तो मैं इस वीडियो के जस्ट बाद तुरंत न्यूमेरिकल्स का स्पेशल वीडियो लाने वाला हूं। तो आप हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर आप न्यूमेरिकल के वीडियो को और इससे पहले जो हम जितने भी न्यूमेरिकल और वीडियो अपलोड कर चुके हैं उनको भी आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं प्ले लिस्ट से। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी तार का वैद्युत प्रतिरोध 500 ओम है, इसकी वैद्युत चालकता होगी। तो जो वैद्युत प्रतिरोध होता है, जो वैद्युत चालकता होती है वो वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम के बराबर होती है। तो इसका व्युत्क्रम करेंगे, यानी 500 ओम का जब हम व्युत्क्रम करेंगे तो 1/500 हो जाएगा, और 500 से जब हम 1 को डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0.002 ओम इनवर्स। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4। अगला हमारा क्वेश्चन है, समान पदार्थ के दो घनों की भुजाएं क्रमशः L तथा 2L हैं, इनके प्रतिरोधों का अनुपात होगा। तो जो प्रतिरोधों का अनुपात होगा वो लंबाइयों के, जो हमें लंबाई दे रखी है उसका ही उल्टा कर दें हम तो अनुपात हमें प्राप्त हो जाएगा। जैसे पहले घन की भुजा कितनी थी? L, और दूसरे की 2L है, तो प्रतिरोध जो है दुगना हो जाएगा पहले का, और दूसरे का क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा, यानी 2:1। इसका राइट ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 7 का। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 है, दर्शाए गए चित्र में A तथा B के मध्य तुल्य प्रतिरोध है। तो ये दोनों प्रतिरोध 10-10 ओम के हैं और ये परस्पर समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो इन्हें समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो 1/10 + 1/10, इसका एलसीएम आएगा 10, और यहाँ से 1 और 1 2 हो जाएगा।
तो यहाँ से जो प्रतिरोध आएगा यानी 1/R बराबर तुल्य प्रतिरोध अगर हम बात करें तो ये आ जाएगा 5 ओम। कितना आएगा? 5 ओम। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो इस प्रकार जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 था और जो हमारे बहुविकल्पीय टाइप के क्वेश्चन थे ये हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम बढ़ते हैं हमारे लिखित प्रश्नों की ओर, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बहुविकल्पीय प्रश्नों के सॉल्यूशन को। तो चलिए लघु उत्तरीय प्रश्न है और उसका पहला क्वेश्चन है, किसी चालक पदार्थ की विशिष्ट चालकता क्या है? विशिष्ट चालकता का अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में मात्रक दीजिए, यानी यहाँ पे हमें मात्रक लिखना था, मात्रक दीजिए। या इस क्वेश्चन को आपसे इस तरीके से भी पूछ सकता है, विशिष्ट चालकता के लिए सूत्र एवं मात्रक लिखिए। तो इसका आंसर है, किसी चालक के पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उस पदार्थ की विशिष्ट चालकता कहते हैं और इसे हम सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। ये सिग्मा है और इसका जो सूत्र होगा ये होगा सिग्मा बराबर 1/ρ, यानी ये रो है। यहाँ पर ये विशिष्ट प्रतिरोध को हम रो से प्रदर्शित करते हैं, तो जो विशिष्ट प्रतिरोध है उसके व्युत्क्रम को ही हम क्या कहते हैं? विशिष्ट चालकता कहते हैं और इसे हम डिनोट करते हैं सिग्मा से। और इसकी जो इकाई होती है या इसका जो मात्रक होता है ये होता है मोहोमीटर इनवर्स, मोहोमीटर इनवर्स। तो चलिए पहला क्वेश्चन भी हमने देख लिया। अब हम देखते हैं हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 2 को। तो दूसरा क्वेश्चन है, धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अपव्यय वेग एवं श्रांति काल में संबंध लिखिए और प्रयुक्त संकेतों के अर्थ भी हमें बताने हैं। तो चलिए अपव्यय वेग क्या होता है? B/d बराबर EV/ml और यहाँ पर क्या है? ये टो। यहाँ पर मैं इसको जो है थोड़ा छोटा बना है, ये इसको मैं बड़ा बना देता हूँ। यहाँ पर है ये टो, टो जहाँ टो क्या है? जहाँ टो शांतिकाल है, m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, l धात्विक तार की लंबाई है और v तार के सिरों के बीच विभवांतर है। तो इस प्रकार जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है ये भी हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए हमारा तीसरा क्वेश्चन है, अनोमीय परिपथ से आप क्या समझते हैं? इसका एक उदाहरण भी दीजिए। तो ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके बोर्ड एग्जाम 2025 में पक्का छपने वाला है। आप इसको नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, ये आपको 3 मार्क्स पक्का दिलाने वाला क्वेश्चन है। तो अनोमीय चालक किसे कहते हैं या अनोमीय परिपथ या गयात्मक प्रतिरोध का अर्थ क्या है? ये तीनों किसी भी प्रकार से अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो इसको जो उत्तर है आपको ये ही लिखना है। तो चलिए देखते हैं उत्तर को। वे परिपथ या चालक जिसमें ओम के नियम का पालन नहीं होता है, जिनके सिरों पर आरोपित विभवांतर B तथा संगत धारा I का अनुपात नियत नहीं रहता है, अनोमीय परिपथ कहलाते हैं। तो आप यानी इसको हम आपको पुनः बताते हैं कि जिनमें ओम के नियम का पालन नहीं होता है, उनके सिरों पर जो आरोपित विभवांतर और धारा होती है उनका जो अनुपात होता है वो नियत नहीं रहता है, अनोमीय परिपथ कहलाते हैं। ऐसे परिपथों के लिए B तथा I के अनुपात के नियत न रहने का अर्थ है कि इनका वैद्युत प्रतिरोध परिवर्तनीय होता है, अतः इनके प्रतिरोध को गयात्मक प्रतिरोध भी कहते हैं, क्योंकि ये प्रतिरोध जो है स्थिर नहीं होता, परिवर्तित होता रहता है, इसी वजह से हम इसको गयात्मक प्रतिरोध भी कहते हैं। और अनोमीय परिपथ के किसी खंड के विभवांतर में अल्पांश डेल्टा बी, यानी विभवांतर अल्पांश में जो परिवर्तन है वो है डेल्टा बी, तथा उसके संगत धारा में परिवर्तन डेल्टा आई का अनुपात गयात्मक प्रतिरोध के बराबर होता है। अर्थात गयात्मक प्रतिरोध क्या होगा? डेल्टा B/डेल्टा आई, क्योंकि जो विभवांतर में परिवर्तन और धारा में परिवर्तन जो होगा उसी के अनुपात को हम क्या बोलेंगे? गयात्मक प्रतिरोध। इसका उदाहरण है बल्ब का तंतु तथा डायोड बल्ब। तो इस प्रकार जो अनोमीय परिपथ था और जो गयात्मक प्रतिरोध था, अनोमीय चालक थे, इनके बारे में हमने अच्छी तरह आपको समझा दिया और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में भी आ चुका होगा। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए चौथा क्वेश्चन है, किसी तार का प्रतिरोध R है, यदि इसे मूल लंबाई के n गुने तक खींचा जाता है तो इस खींचे हुए नए तार का प्रतिरोध क्या होगा? तो जब किसी तार के प्रतिरोध R को इसकी मूल लंबाई n गुने तक खींचा जाता है, इसकी जो मूल लंबाई थी उससे n गुना हमने कर दिया, तो इस खींचे हुए नए तार का प्रतिरोध क्या होगा? जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, पिछले विकल्प में भी मैंने बताया था कि जब
किसी तार का जो प्रतिरोध है उसको n गुना खींचा जाता है, तो जो n होता है उसका दुगना है। अगर दुगना कर दिया जाए लंबाई तो प्रतिरोध 4 गुना हो जाता है, अगर तिगुना कर दिया जाए तो प्रतिरोध 9 गुना हो जाता है। यानी n के वर्ग के बराबर जो है यहाँ पर प्रतिरोध n के स्क्वायर के गुना हो जाता है, यानी n स्क्वायर गुना बोल सकते हैं हम, हो जाता है। तो इसको चलिए सोल्व करके हम आपको दिखाते हैं कि हमने माना जो तार का प्रतिरोध है ये हमें दिया है, प्रतिरोध क्या दे रखा है R, प्रतिरोध तो हमें क्या दिया है पहले था R। अब और जो लंबाई थी हमने प्रारंभ में लंबाई मान लेंगे कि माना ये L1 बराबर हमने क्या मान लिया L है, पहले लंबाई थी L हमने मान लिया, और बाद में लंबाई कितनी हो गई भाई n गुनी हो गई, यानी NL हो जाती है। तब जो हमारा नया प्रतिरोध होगा वो हमें बताना है R डैश, इसको मान लेते हैं हम R डैश, ये हमें बताना है। तो जो सूत्र होता है तो इस सूत्र को आप ध्यान रखेंगे, R डैश जो प्रतिरोध होगा नया प्रतिरोध, R डैश का मतलब नया प्रतिरोध होगा, ये R गुना होगा, R का कितने गुना होगा L2 अपॉन L1 के वर्ग के बराबर होगा। यानी जो R डैश होगा ये R गुणा L2 अपॉन L1 के स्क्वायर के बराबर होगा। तो इसे निकालेंगे हम, तो यहाँ से इसे सोल्व करेंगे, R डैश ऐसे ही, R हमारा ऐसे ही रहेगा, और L2 कितना था भाई, बाद में जो लंबाई थी वो थी N L अपॉन पहले लंबाई क्या थी, ये थी L। अब हम इसको आगे सोल्व करेंगे, ये स्क्वायर है तो यहाँ से R डैश बराबर R, यहाँ N स्क्वायर हो जाएगा, और L स्क्वायर अपॉन यहाँ पे भी ये L स्क्वायर हो जाएगा, जब हम स्क्वायर खोलेंगे L स्क्वायर से L स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से कितना आ गया, ये हमारे पास आ गया R डैश बराबर RN स्क्वायर। तो यानी जो नया प्रतिरोध है वो R का जो पहले प्रतिरोध था उसका कितने गुना हो जाएगा N स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख देंगे अतः प्रतिरोध R का N स्क्वायर गुना हो जाएगा। तो इस प्रकार ये जो क्वेश्चन है ये आपको अच्छी तरह समझ में आ चुका होगा। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आवेश की गतिशीलता से आप क्या समझते हैं। चलिए देखते हैं आवेश की गतिशीलता। किसी आवेश वाहक के अनुगमन वेग v/d तथा आरोपित विद्युत क्षेत्र E के अनुपात को उस आवेश वाहक की गतिशीलता कहते हैं, और इसे हम डिनोट करते हैं म्यू से। और म्यू बराबर क्या होगा, जो v/d और E का अनुपात है v/d अपॉन E। और हम जानते हैं कि जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग होता है वो क्या होता है v/d बराबर E इंटू ई टो अपॉन m। और जहाँ टो क्या होता है श्रांति काल होता है, तो हम इस v/d के मान को यहाँ पर रखेंगे इस v/d की जगह। तो म्यू बराबर E इंटू ई टो, और ये वाला जो यहाँ पर m है ये बटे में आ जाएगा ऐसे ही, और यहाँ पहले से ये वाला E ऐसे ही रहेगा, और इस E से ये E कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से म्यू बराबर ई टो अपॉन m। और म्यू का जो मात्रक होता है आवेश की गतिशीलता का जो मात्रक होता है ये होता है मीटर स्क्वायर सेकेंड वोल्ट। तो इस प्रकार जो आवेश की गतिशीलता थी इसकी परिभाषा, सूत्र और मात्रक हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ में भी आ चुका होगा। तो चलिए हमारा छठा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, विभव मापी की सुग्राहिता से क्या तात्पर्य है, इसे कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो ये ऐसा क्वेश्चन है जो बार बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप इसको अच्छी तरह तैयार कर लें। तो क्या होता है विभव मापी की सुग्राहिता, देखते हैं। जोकि को शून्य विक्षेप से थोड़ा सा खिसकाने पर धारा मापी में बहुत अधिक विक्षेप उत्पन्न होना ही विभव मापी की सुग्राहिता कहलाता है। यानी एक बार फिर से सुन लीजिए, जोकि को शून्य विक्षेप से थोड़ा सा खिसकाने पर धारा मापी में बहुत अधिक विक्षेप उत्पन्न होना ही विभव मापी की सुग्राहिता कहलाता है। और विभव मापी की सुग्राहिता विभव प्रवणता के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यानी विभव मापी की जो सुग्राहिता होगी वो विभव प्रवणता के व्युत्क्रमानुपाती होगी। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब है कि अगर विभव पर प्रवणता बढ़ेगी तो विभव सुग्राहिता घटेगी, और विभव सुग्राहिता का मान बढ़ेगा तो विभव प्रवणता कम होगी। और जो विभव प्रवणता का सूत्र होता है ये विभव प्रवणता है के बराबर B अपॉन L होता है, जहाँ B क्या होता है विभवांतर और L क्या होती है चालक तार की
लंबाई होती है। तो के, इसका मतलब यहाँ से हमने देखा कि के जो है इस सूत्र से, विभव प्रवणता के सूत्र से, ये एल के व्युत्क्रमानुपाती है। यानी अगर हम तार की लंबाई को बढ़ाएंगे तो विभव प्रवणता घटेगी। यानी तार की लंबाई बढ़ाने पर, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती है, तार की लंबाई बढ़ाने पर विभव प्रवणता क्या होगी, घटेगी। और जब विभव प्रवणता घटेगी तो जो विभव सुग्राहिता है वो बढ़ेगी। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है इसे कैसे बढ़ाया जा सकता है सुग्राहिता को। तो तार की अगर लंबाई हम बढ़ा दें तो विभव सुग्राहिता बढ़ जाएगी। यानी सुग्राहिता क्या होगी, प्रोपोर्शनल होगी 1/k के। यानी जो k है वो व्युत्क्रमानुपाती होगा, वो सॉरी सुग्राहिता जो है वो व्युत्क्रमानुपाती होगी k के। तो इसको हम क्या कहेंगे, अर्थात तार की जो लंबाई बढ़ाने पर विभव प्रवणता का मान है कम हो जाएगा, जिससे विभव मापी की सुग्राहिता बढ़ जाएगी। और जो हमारा ये क्वेश्चन था इस प्रकार कंप्लीट हो जाता है। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेल के आंतरिक प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं। ये क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आपके बोर्ड एग्जाम में देखा गया है, तो आप इसको अच्छी तरह तैयार करें। ये 1 या 2 मार्क्स में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, 1 या 2 मार्क्स में। और ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया है, तो इसको भी आप एक बार अच्छी तरह तैयार कर लें। तो देखते हैं क्या होता है। जब किसी शेल की प्लेटों को तार द्वारा जोड़ा जाता है तो तार में वैद्युत धारा शेल की धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर तथा शेल के भीतर उसके घोल में ऋण प्लेट से धन प्लेट की ओर बहती है। इस प्रकार शेल की दोनों प्लेटों के बीच शेल के भीतर धारा के प्रवाह में घोल द्वारा उत्पन्न अवरोध को शेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। तो मैं इसको एक बार फिर से आपको समझा देता हूँ कि जब हम किसी शेल के प्लेटों को तार द्वारा जोड़ते हैं तो तार में वैद्युत धारा शेल की धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर बहती है, और शेल के अंदर तार में तो धन से ऋण की ओर बहेगी, लेकिन शेल के अंदर क्या होगा, शेल के भीतर उसके घोल में ऋण सिरे से यानी ऋण प्लेट से धन प्लेट की ओर बहती है। और इस प्रकार जो शेल की दोनों प्लेटें होती हैं उनके बीच जो शेल के भीतर धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न होता है, उसी को हम कहते हैं शेल का आंतरिक प्रतिरोध। तो इस प्रकार शेल के आंतरिक प्रतिरोध भी आपको समझ में आ चुका होगा। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, किरचॉफ के वैद्युत परिपथ संबंधी नियमों का उल्लेख कीजिए। किरचॉफ के वैद्युत परिपथ संबंधी नियमों का उल्लेख कीजिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मैं इस पर 3 मार्क्स कर रहा हूँ, आप इसको अच्छी तरह तैयार कर लें। यह आपके एग्जाम में पक्का छपने वाला प्रश्न है, और ये आपको 4 मार्क्स यानी 4 अंक दिलाने वाला प्रश्न है। तो आप इसको बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें, अच्छी तरह तैयार करें। चलिए देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर ये पहले हम आपको चित्र समझा देते हैं। ये एक संधि है, धारा संधि है, और ये इसका बिंदु है O। इस बिंदु पर जो है I1 जो है इस बिंदु की ओर जा रही है, I2 धारा भी इस बिंदु की ओर या इस संधि की ओर जा रही है, ऐसे ही I5 भी इस संधि की ओर जा रही है, और जो I4 है I5 इसकी ओर आ रही है, और I4 इससे बाहर जा रही है, और I3 भी इससे बाहर की ओर जा रही है संधि से। तो इस प्रकार जो इन धाराओं का योग होगा, इन सब धाराओं का जो योग होगा वो 0 होता है। यही किरचॉफ का प्रथम नियम है। तो चलिए देखते हैं पहले किरचॉफ के नियम। किरचॉफ ने वैद्युत परिपथ के संबंध में 2 नियम दिए हैं। पहला नियम है, किसी वैद्युत परिपथ की किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का योग 0 होता है। यानी ये संधि है और इस पर जितनी भी धारा आपस में आकर मिलेंगी उन सबको अगर हम जोड़ें, योग करें उनका, तो इनका जो योग होगा वो 0 होगा, यानी 0 होगा। इस प्रकार हम देखें तो यहाँ से अंदर की ओर जो जाने वाली धारा होंगी, यानी I1, चलिए लिख देते हैं, I1 प्लस I2 प्लस I5 माइनस, जो बाहर की ओर जाएंगी उन्हें हम ऋणात्मक लेते हैं, और जो अंदर की ओर जाती है उन्हें धनात्मक। ये I1 अंदर जा रही है, I2 भी और I5 भी, तो इन्हें हमने पॉजिटिव लिया, धनात्मक लिया, और जो बाहर की ओर जाती है उन्हें ऋणात्मक लेते हैं। I3 बाहर जा रही है तो इसे माइनस में लेंगे, और ऐसे ही I4 बाहर जा रही है तो इसे भी हम माइनस में लेंगे, और इनका जो सबका योग होगा ये कितना होगा, 0। यानी सिग्मा I, इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं हम, सिग्मा I बराबर क्या होगा, 0। यही हमारा क्या है, पहला नियम है किसका, किरचॉफ का।
और इसको हम दूसरे शब्दों में भी लिख सकते हैं कि I1, इसको अगर हम आगे सोल्व करना चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं I1 प्लस I2 प्लस I5 बराबर, इस भी माइनस किए इधर लेके जाएंगे तो प्लस में हो जाएंगी I3 प्लस I4। तो यहाँ से हमने एक बात देखी कि जो धाराएं अंदर की ओर जा रही हैं उनका योग बराबर है किसके, जो धाराएं बाहर की ओर जा रही हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि अतः परिपथ से, परिपथ या संधि, संधि भी बोल सकते हैं हम, संधि की ओर जाने वाली धाराओं का योग, जाने वाली धाराओं का योग संधि से दूर जाने वाली धाराओं के बराबर होता है। संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। तो जो भी संधि से, संधि की ओर जाएंगी जाने वाली धारा होंगी वो बराबर होंगी किसके, संधि से बाहर जाने वाली धाराओं के योग के। तो पहला नियम हमने देख लिया। अब हम देखते हैं दूसरे नियम को। द्वितीय नियम में किसी वैद्युत परिपथ में प्रत्येक बंद पास के विभिन्न भागों में, यानी प्रत्येक बंद पास के विभिन्न भागों में, या बंद परिपथ भी बोल सकते हैं हम, भागों में प्रवाहित होने वाली धाराओं एवं संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस पास में लगने वाले समस्त विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अर्थात सिग्मा IR बराबर होगा सिग्मा E। इसी को हम कहते हैं किरचॉफ का द्वितीय नियम। और मुझे उम्मीद है कि ये दोनों नियम आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ चुके होंगे। अब हम बढ़ते हैं हमारे आज के नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन की ओर। तो चलिए, हमारा जो क्वेश्चन नंबर 9 है ये है व्हीट स्टोन सेतु के लिए सूत्र P/Q बराबर R/S प्राप्त कीजिए एवं सिद्धांत भी लिखिए। हमें इसका व्हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत भी लिखना है। तो यहाँ पर ये हमने एक सेल है E, और इससे जो है ये I धारा यहाँ से प्रवाहित हो रही है, धारा I, और इसमें चार जो प्रतिरोध हैं P, Q, R और S जोड़े हैं जो कि आपस में क्या है, संतुलित है। और इसमें दो कुंजी लगी हुई हैं, एक कुंजी है K1, एक कुंजी K1 है और एक कुंजी K2 है। और इसमें जो प्रवाहित होने वाली धाराएं हैं वो क्रम से I1, I2 हैं। और जो हमने ये इन सभी प्रतिरोधों को, ये जो चारों प्रतिरोध हैं, इनको एक चतुर्भुज के रूप में जो है हमने व्यवस्थित किया है। और ये जो है आपस में इनका जो अनुपात है ये क्या है, संतुलन में है। तो चलिए देखते हैं हम इसके बारे में, समझाते हैं आपको व्हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत। चित्र में, पहले चित्र के बारे में हमने जो है यहाँ पर लिखा है। तो आपको जब आप इसको पढ़ेंगे, हम आपको समझाएंगे, तो आपको इस चित्र के बारे में और भी अच्छी तरह जानकारी प्राप्त हो जाएगी। इसमें घबराने की कोई भी दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी तरह आपको समझ में आ जाएगा, बस आप फोकस करेंगे मेरे शब्दों पर। तो चलिए, क्या होता है व्हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत। चित्र में व्हीट स्टोन सेतु व्यवस्था दिखाई गई है। जब व्हीट स्टोन सेतु में चतुर्भुज रूप में जुड़े प्रतिरोधों के मान इस प्रकार समायोजित किए जाएं कि शेल की कुंजी K1, जो ये कुंजी K1 है, तथा धारामापी की कुंजी K2 दोनों बंद करने पर, अगर हम इन दोनों कुंजी को K1 और K2 को बंद करने पर धारामापी में कोई विक्षेप ना हो, यानी धारामापी में कोई विक्षेप ना हो, इस प्रकार से हम इन प्रतिरोधों को व्यवस्थित करें, तो इस दशा में सेतु संतुलित कहा जाता है। तो ये क्या होगा, सेतु होगा संतुलन अवस्था में। और सेतु की संतुलन व्यवस्था में चतुर्भुज की किन्हीं दो संलग्न भुजाओं में लगे प्रतिरोधों का अनुपात शेष दो संलग्न भुजाओं में लगे प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। अर्थात जो P/Q का अनुपात होगा, ये संलग्न भुजा आपस बराबर की ये दो भुजा हैं, और जो R/S है, ये जो संलग्न भुजाएं हैं, इन दोनों का जो अनुपात है ये क्या होगा, आपस में बराबर होगा। यही हमें सिद्ध कर दिखाना है, किसके नियम से, किरचॉफ के नियम के अनुसार हमें इस सूत्र का निगमन करना है। तो चलिए करते हैं इस सूत्र के निगमन को।
तो करते हैं स्टार्ट। यहाँ से जो हमारे पास ए बी डी ए ये जो पास है, बंद पास है, इसमें हम लगाएंगे किरचॉफ का नियम। तो यानी पास ए बी डी ए में किरचॉफ के नियम से, किरचॉफ के नियम से क्या हो जाएगा। यहाँ से किरचॉफ के नियम से जब हम किरचॉफ का नियम लगाएंगे तो यानी I1 R, R की जगह P है तो I1 P, यानी I1 P प्लस, अब इस गैल्वेनोमीटर का जो धारा है वो कितनी है, जीरो। विक्षेप, कोई विक्षेप उत्पन्न न हो इसका मतलब धारा जीरो होगी, इनटू, और इस गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध अगर हम मान लें G है तो इसको मान लेते हैं G, और माइनस क्या होगा यहाँ से I2R, क्योंकि ये I2 है और इसका जो माइनस, क्योंकि ये दूर जा रही है यहाँ से, इस पास से अलग जाने वाली धारा है I2, ये बाहर की ओर जा रही है तो इसे हम घटाएंगे, और इसका जो R है यानी गुणनफल, यानी I2 जो विद्युत वाहक बल है I2R, और ये इनका योग क्या होगा, ये होगा 0 के बराबर। अब हम लिख देंगे जहाँ G क्या है, धारा मापी का प्रतिरोध, जहाँ G धारा मापी का प्रतिरोध, और तथा धारा क्या है, तथा धारा, इसमें धारा क्या है, 0 है। तो यहाँ से हम इसे आगे अगर व्यवस्थित करेंगे तो ये I1P हो जाएगा, I1 इंटू P, ये ऐसे रहेगा और ये 0 बन जाएगा, और ये जो माइनस का है ये इसको उधर लेके जाएंगे तो ये बराबर प्लस में हो जाएगा I2R। इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1। अब यहाँ से जो हमारे पास दूसरा पास है बी सी डी बी, ये वाला जो पास है BCDB, इसमें हम फिर से किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाएंगे। तो चलिए, पास BCDB में किरचॉफ के नियम से, किरचॉफ के नियम से, तो यहाँ पर जब हम किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाएंगे तो यानी I1Q यहाँ पर जो है मैंने थोड़ा सा यहाँ पर जो धारा आएगी ये इधर से जा रही है, I1 धारा आएगी, यहाँ पर लिख लेंगे हम I1 धारा है, तो I1 इंटू Q, क्योंकि इसका प्रतिरोध Q है और इसकी धारा I, तो विद्युत वाहक बल क्या होगा यहाँ पर I1 इंटू Q हो जाएगा, और माइनस जो दूर जा रही है I2, यहाँ पर क्या है I2 गुणा जो इसका प्रतिरोध है S, माइनस I2 इंटू S, प्लस हो जाएगा जो ये धारा मापी है गैल्वेनोमीटर है G, इसमें प्रवाहित धारा और इसका प्रतिरोध, प्लस इसमें जो धारा बह रही है 0 इंटू इसका जो प्रतिरोध है, प्रतिरोध क्या है G, गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध G, और इनका जो मान होगा ये क्या होगा 0, इन सब का मान होगा 0। और यहाँ से अब हम इसे आगे सोल्व करेंगे तो यहाँ से ये 0 बन जाएगा और ये 0 बन जाएगा, और यहाँ से बचेगा I1Q, और ये माइनस का है इसे ले जाएंगे उधर तो ये प्लस में हो जाएगा बराबर I2S, इसको हम मान लेंगे समीकरण 2। अब समीकरण 1 को समीकरण 2 से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, यहाँ भाग देंगे समीकरण 1 डिवाइड बाय समीकरण 2। तो यहाँ से समीकरण 1 क्या था हमारे पास I1P अपॉन, और समीकरण 2 क्या था I1Q बराबर, I1 किसके बराबर था I2R के, I2R अपॉन समीकरण 2 में क्या था I2S, तो I2S, यहाँ I1 से यहाँ पर I1 कैंसिल होगा, I2 से I2, और इस प्रकार जो हमारा ये प्रतिरोधों का संतुलन है, समायोजन है, ये हमें प्राप्त हो जाता है। बीटोन-स्टोन सेतु का जो सूत्र है ये हमने
निगमित कर दिया है। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको अच्छी तरह समझ में आ चुका होगा, और यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हम अपने चैनल पर क्लास 12 केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और न्यूमेरिकल्स और वीडियो सभी चैप्टर बाई चैप्टर, और फिजिक्स के भी चैप्टर 1, 2, 3 सीरियल वाइज जो बोर्ड एग्ज़ाम 2025 के लिए इम्पोर्टेंट है, वो सभी चीज़ें हम अपने चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। उनको आप प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।